कुछ क्लैरिटी की तरफ नहीं है कि क्या जंग रुक गई है, रुक जाएगी। ऑयल जो है वो प्रेशर में नज़र आता है। इंटरेस्ट रेट की बातें हैं जो बढ़ सकता है। कि मार्केट सूनर और लेटर सेटल हो जाएगी। और ये जो पीरियड होता है ये जस्ट बाइंग का होता है। अगर आपके पास कैश है और अगर आपके पास कैश नहीं है, शेयर्स अच्छे रखे हुए हैं आप, तो होल्ड कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अभी भी जो उसने मार्केट ने पॉइंट लूज किए हैं वो सिर्फ ऑयल की वजह से नहीं किए। जितने भी स्टॉक्स हैं जैसे ओजीडीसी है, अटक रिफाइनरी है, ये जितने भी स्टॉक्स हैं इनके अंदर सेंटिमेंट उस तरह नेगेटिव नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड हमें क्या-क्या डिफिकल्टीज हो सकती हैं इस ग्रोथ रेट को अचीव करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। ये हफ्तानामा के एक नए एपिसोड में आप तमाम लोगों को वेलकम कर रहे हैं। इस उम्मीद से हमने एपिसोड क्लोज किया था कि अगले हफ्ते की मार्केट अच्छी होगी। विल सी, हम देखेंगे क्या सिचुएशन अनफोल्ड होती है। हाउएवर सिचुएशन जब अनफोल्ड हुई, हमने मार्केट को प्रेशर में देखा। मार्केट में 15-16 हज़ार पॉइंट्स निकल गए। दूसरे दिन भी, ट्यूसडे को भी हमने मार्केट को थोड़ा सा प्रेशर में देखा। फिर हमने थोड़ी सी रिकवरी देखी, लेकिन आज अगर हम फ्राइडे की क्लोजिंग की बात करते हैं तो भी 3700 पॉइंट नेगेटिव मार्केट क्लोज हुई है। अभी तक जंग की जो सिचुएशन है वो कुछ क्लैरिटी की तरफ नहीं है कि क्या जंग रुक गई है, रुक जाएगी। ऑयल जो है वो प्रेशर में नजर आता है। इंटरेस्ट रेट की बातें हैं जो बढ़ सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी भी आगे, इन सब चीजों को कवर करेंगे और आगे मार्केट किस तरह की हो सकती है, किन चीजों से बच के रहना चाहिए, तो वो हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुईज़, अस्सलाम वालेकुम साद। मुझे ये बताएं सबसे पहले तो कि मुईज़, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ कि मार्केट कब सेटल होगी, सबसे पहला सवाल। ये चीज तो किसी को नहीं पता होती, आप बस होप कर सकते हैं, होप फॉर द बेस्ट, कि मार्केट सूनर और लेटर सेटल हो जाएगी। और ये जो पीरियड होता है ये जस्ट बाइंग का होता है। अगर आपके पास कैश है और अगर आपके पास कैश नहीं है, शेयर्स अच्छे रखे हुए हैं आप, तो होल्ड कर सकते हैं। और एक और अच्छी बात मुझे लगती है इस वीक के अंदर, वो ये हुई है कि पिक्चर आपके सामने क्लियर आ गई है कि कौन से स्टॉक्स बेहतर हैं, बेहतर टू होल्ड है, जो कि अच्छी रिकवरी और जल्दी रिकवरी दे देंगे। क्योंकि अगर हम देखते हैं मंडे वाला दिन, तो 15,000 पॉइंट मंडे वाले दिन माइनस हो गए थे मार्केट से। एक ही दिन के अंदर ओपनिंग बल्कि 15,300 पॉइंट माइनस ही हुई थी और 16,000 के करीब मार्केट माइनस बंद हुई थी। फिर ट्यूसडे को एक्सपेक्टेड था कि मार्केट पॉजिटिव ओपन होगी, क्योंकि जब एक बार मार्केट बंद होती है नेगेटिव, तो उसके बाद नेक्स्ट डे मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि पॉजिटिव ही ओपनिंग होती है, अगर कोई खास जो है नेगेटिव साइड पर डेवलपमेंट्स नहीं हो रही होती हैं इकोनॉमिक फ्रंट पर। तो इसी वजह से पॉजिटिव ओपन हुई, 5,000 पॉइंट प्लस बंद हुई, फिर नेक्स्ट डे माइनस, फिर अगले दिन प्लस, और आज का दिन था जो कि 3700 पॉइंट के करीब मार्केट माइनस बंद हुई। उसकी मेन वजह भी ये थी कि क्रूड ऑयल के रेट जो है वो कल रात से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बढ़ना शुरू हो गए थे, और साथ में यूएस की मार्केट के अंदर भी डिक्लाइन आया था तकरीबन 1000 पॉइंट से, डाउ जोन्स के अंदर और S&P 500 के अंदर 50 to 60 पॉइंट से डिक्लाइन आया था। तो यही प्रेशर आज जो स्टॉक मार्केट के अंदर ही प्रीवेल हुआ है। अब अच्छी बात ये होगी इस वीक के अंदर, जो 15,000 पॉइंट जब मार्केट माइनस थी, तो तमाम शेयर्स, अच्छा हो बुरा हो डजेंट मैटर, इवन एफएफसी, सब लोअर लॉक के पास थे। उसके बाद हमने ये देखा कि जो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे के अंदर जिन शेयर्स ने अच्छी रिकवरी ली, जिसके अंदर अटक रिफाइनरी है, मतलब पूरा रिफाइनरी का सेक्टर है, ओजीडीसी, पीपीएल, 260 से मतलब 10-10%, 15-15% विद इन 3 डेज बढ़ गए, जिसके अंदर मार्केट इतनी कोई खास अच्छी नहीं थी, बेहतर थी, अच्छी थी, 5,000 पॉइंट प्लस थे, लेकिन सारे आइटम नहीं चल रहे थे। स्पेसिफिक शेयर ने परफॉर्म किया था, तो उनके अंदर ये शेयर्स थे। ऑयल सेक्टर था पूरा, के इलेक्ट्रिक था, और 2-3 अलग सिर्फ, जिसके अंदर मुझे लगता है जावेदान थोड़ा सा अच्छा है, या जिन्होंने अपना को सेटल किया, जिसके अंदर एंग्रो एच आता है जो रुका रहा, एफएफसी आता है रुका रहा। तो ये वाले शेयर्स अब आपके सामने आइडेंटिफाई हो चुके हैं। तो अब मेरा मशवरा ये होगा, पहले तो हम कह रहे थे कि आप होल्ड ही करनी है सारी पोजीशंस, लेकिन अब मैं आपको ये मशवरा दूंगा, जो शेयर्स इस रैली के अंदर जो 15,000 पॉइंट माइनस होने के बाद भी नहीं चले हैं, उन सब एग्जिट करके जो चले हैं, जिन्होंने अच्छी रिकवरी दे दी है और आज भी रिकवर होके ही बंद हुए हैं, उनके अंदर आप शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि फिर आपका जो कैपिटल है जहां से रिवर्स आया था वहां पर वापस आ जाए। अच्छा मुईज़, आपने 2 बातें की। पहला आपने बोला कि हमें नहीं पता मार्केट कब सेटल हो सकती है, वी कैन होप फॉर द बेस्ट। बट अगर हम मार्केट को ओवरऑल देखें तो मार्केट होप पर नहीं, मार्केट नंबर्स पे भी चलती है। सेंटिमेंट डेफिनिटली नेगेटिव और पॉजिटिव प्रिवेल करता है, बट अगर हम नंबर्स की बात करें तो मार्केट, हम बार-बार ये बात बोलते हैं, मार्केट डिस्काउंट हो गई। मार्केट डिस्काउंट पे डिस्काउंट ही होती जा रही है, तो कोई ऐसी जगह जहाँ पे रुकेगी। दूसरी बात आपने बोली, पहले आप मुझे इसका जवाब दे दें, फिर मैं इंशाल्लाह आपसे दूसरा सवाल करता हूँ। देखिए, जब लास्ट फ्राइडे को हमने रिकॉर्डिंग की थी, तब हमारे हिसाब से मैक्सिमम डिस्काउंट हो गया था। मतलब वो बाइंग अपॉर्चुनिटी थी वहाँ पर, और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वीकेंड के अंदर ये होगा, और चलें वीकेंड के अंदर ये हो भी गया, उसके बाद भी कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 15,000 पॉइंट विद इन अ डे मार्केट माइनस हो जाएगी। 5,000 पॉइंट की एक्सपेक्टेशन थी, और अगर आप वीक का टोटल भी करते हैं तो 5,000 पॉइंट ही जो है पूरे वीक के अंदर 7,000 पॉइंट तकरीबन माइनस बंद हुई है मार्केट, अगर पूरे वीक का लगाते हैं। तो इतनी कोई ज़्यादा नीचे नहीं है, इवन हाँ रेट्स नीचे आ गए, लेकिन स्टिल ये बाइंग अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि अब आपको एक चीज़ पता है कि एक मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मार्केट चलना शुरू हुई थी और 181 का हमारा टारगेट था और 191 तक जा पहुंच गई थी मार्केट, तो वो एक फोमो क्रिएट हुआ होता है मार्केट के अंदर कि भाई हर कोई बाय कर रहा होता है मार्केट के अंदर, फिर न्यूज नहीं देखी जाती है, सिर्फ और सिर्फ फोमो होता है कि हर तरफ स्टॉक मार्केट की ही बातें चल रही होती है।
तो इसी तरह से अभी राइट में जो मार्केट नीचे है उसके अंदर भी इसी तरह से यही क्रिएट हुआ है, फेयर क्रिएट हो गया है कि जब मार्केट नीचे आई सबको लगा लेना चाहिए, लेकिन पब्लिक को स्टिल लग रहा है कि मार्केट और नीचे जाएगी और नीचे जाएगी, पब्लिक भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा। और अगर आपने देखा हो फिबिलिटी का डेटा तो उसके अंदर मंडे वाले दिन जब 15,000 पॉइंट मार्केट माइनस थी तो सबसे ज्यादा जो सेलर था वो म्यूचुअल फंड था, जो कि पब्लिक के ही हाथों में होता है, और इंडिविजुअल्स ने बाय किया था। और उसके नेक्स्ट डे हमने देखा कि इंडिविजुअल्स ने जो बाय करके गई थी मंडे वाले दिन 15,000 पॉइंट माइनस में, 5,000 पॉइंट में इंडिविजुअल सेल कर गए, यानी कि जो इंडिविजुअल्स अभी आ रहा है उसका वो बिल्कुल ही फेयर के अंदर है, वो होल्ड भी नहीं करना चाह रहा अपनी पोजीशन। उसको ऐसा लग रहा है कि वॉर जब तक खत्म नहीं होती जब तक हम होल्ड नहीं जी करेंगे, और यही वो मार्केट जी होती है जिसके अंदर आप अच्छा कैपिटल गेन कर सकते हैं। मुइस, आपने अभी एक और बात की थी, आपने कहा था कि हम जिन जो कंपनीज नहीं चली इस रैली में उससे आपको एग्जिट कर देना चाहिए, बट हम अगर पीछे का रिकॉर्ड देखते तो आप ये बताते आए थे कि आप कंपनीज को होल्ड करें, इस लेवल पे बेचा नहीं जाता। अब इवन दो वो कंपनीज नहीं चली और ये नजर आ गया कि इस रैली में वो नहीं चली, अब इतना लॉस खड़ा है और वो अपनी रेट से बहुत नीचे है, तो जब हम ये कह रहे थे कि होल्ड करें, अब आप कह रहे हैं कि उससे एग्जिट कर लेना चाहिए, तो ये किस तरह रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो सारा खराब हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ के अंदर, आपने एक शेयर लिया हुआ था ₹10 का और मार्केट नीचे आई तो वो ₹6 का हो गया, ठीक है? और वहीं पर जो शेयर आपने नहीं लिया हुआ था, जो आपके पोर्टफोलियो के अंदर नहीं है, जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वो भी ₹100 से गिरा ₹6 का ₹100 से गिरा ₹60 का हो गया, वो भी नीचे ही आया उतना ही परसेंट। लेकिन जब मार्केट रिकवर हुई तो बाउंस बैक बहुत जल्दी हुआ। तो अब आपको एक चीज़ दिख गई मार्केट के अंदर कि भाई ये शेयर है, अगर मुझे पैसा जल्दी रिकवर करना है या अगर पैसा बनाना है तो ये शेयर ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि देखो गलती सबसे होती है, इवन हम अगर आप किसी से भी बात करते हो, इवन मुझसे भी गलती होगी, आपसे भी गलती होती है। तो अगर आपने एक गलती कर ली है कि एक खराब शेयर ले लिया है, बुरी कंपनी ले ली है जिसके अंदर फंडामेंटल इतने इंटैक्ट नहीं है, वो आपने जस्ट ट्रेडिंग के लिए ली थी और स्टॉप लॉस लगाए बगैर जब आपने उसको ट्रेल कर लिया, रखा रहा उसको, तो आपसे गलती हो गई, तो आप वहां से एग्जिट करो, वो गलती खत्म होगी आपकी, आपका कैपिटल जितना कैपिटल आपका हो गया वो तो सेव हो जाएगा। उसके बाद उस कंपनी के अंदर शिफ्ट हो जो आपको बहुत जल्दी रिकवरी दे सकती है। क्योंकि अगर आपको पता है कि इंडेक्स अभी आपके सामने है, इंडेक्स बहुत ज्यादा नीचे आ गया है, अपने हाई से तकरीबन 25% 20% नीचे आ चुका है, अगर तो वो वहां से इंडेक्स को अगर चलाना है तो इंडेक्स के हेवी वेटेज ही चलेगा। तो अगर आपने कचरा आइटम लिया हुआ था, छोटा आइटम लिया हुआ था, तो वो अगर आप शिफ्ट करते हो हैवी वेटेज के अंदर, तो वहां से आपको 20% का 15% का गेन तो इजीली हैवी वेटेज के अंदर मिल जाएगा, आधा तकरीबन लॉस आपका कवर हो जाएगा। और जब मार्केट सेटल हो जाएगी, जब हैवी वेटेज चलना रुक जाएंगे, तो उसके बाद ही फिर जो सेकंड ईयर होता है, थर्ड ईयर होता है, उन शेयर की बारी आती है, तो फिर आप अगेन जो आपने शेयर बेचा होगा उसके अंदर एंट्री लेने का चांस आपको मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, साथ में आपकी तरफ आता हूँ। मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा कि जैसे मुझे ने बताया, हमने आज की मार्केट की अगर हम बात करें तो क्लोजिंग नेगेटिव आई है। क्या ये नेगेटिव क्लोजिंग सिर्फ वॉर की वजह से है कि वॉर प्रिवेल हो रही है, क्लैरिटी नहीं है, या ये इस वजह से कि अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी में शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, क्योंकि ये खबरें भी आ रही है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, क्रूड ऑयल जो है वो ऊपर जा रहा है, डीलर शायद पेट्रोल को होल्ड कर रहे हैं। तो किस तरह देखते हैं आप अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी को? क्या पॉलिसी बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे? शायद इस वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डैमेज हो सके, प्रॉब्लम ने इसलिए प्रेशर देखा। बिल्कुल। अच्छा, इसके 2-3 एस्पेक्ट्स हैं देखने वाले। सबसे पहले तो जहाँ पे ऑयल की ट्रेड की बात है, वहाँ पे जितना भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से जो ग्लोबल ट्रेड ऑयल का हमें लग रहा था कि अफेक्ट हो जाएगा, उसके भी अब ज़ाहिर है एक पॉसिबल अल्टरनेटिव की तरफ तो जाना ही था। ट्रेड बिल्कुल तो रुक नहीं सकता। इसलिए हमें सऊदी अरेबिया से हमें नेक्स्ट जो ऑयल रिसीव होना था वो हुआ है। ऑफ कोर्स उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ी-सी ज़्यादा होगी क्योंकि अब एक अल्टरनेटिव रूट है, लेकिन उसके भी सॉल्यूशन की तरफ जाया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अभी भी जो उसने मार्केट ने पॉइंट लूज किए हैं वो सिर्फ ऑयल की वजह से नहीं किए। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक नेगेटिव सेंटिमेंट था कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो अभी भी मार्केट के अंदर है, लेकिन रिसेंटली इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग करना शुरू कर दी है। चूंकि वो बाइंग कर रहे हैं, फंड्स बाय कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमने मार्केट को पिछले 1-2 दिनों में थोड़ा पॉजिटिव भी देखा। और इसीलिए जब इन्वेस्टमेंट भी करनी है किसी ने, तो वो ऑयल सेक्टर के अंदर मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है कि इन्वेस्टमेंट करना। और कुछ तो ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी रिटर्न देने शुरू किए हैं, और जैसे ओजीडीसी भी है, जबकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, शेयर भी नीचे आया हुआ था, उन्होंने तो अपनी नई एक्सप्लोरेशन भी ढूंढ लिया कोहॉर्ट के अंदर, विच मीन्स कि ये सारी कंपनीज अभी भी प्रोग्रेस कर रही हैं, नए प्रोजेक्ट्स क्लोज कर रही हैं, और इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अभी। तो आई थिंक ऐसा जिससे आपने ओजीडीसी की बात की, तो हम हमेशा ही कहते हैं, बल्कि आप शो में भी कहते हैं कि जब सेंटिमेंट मजबूत होता है तो जी खबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव, मार्केट उसको ज्यादा देखती नहीं है, वो सेंटिमेंट बहुत मजबूत होता है। अभी सेंटिमेंट अगर नेगेटिव है तो शायद पार्टिसिपेंट्स ये नहीं देखेंगे कि डिस्कवरी कहाँ पर हो रही है और तेल कहाँ पे निकल रहा है, क्योंकि एक ओवरऑल नेगेटिविटी शायद प्रिवेल कर रही है। शायद नेगेटिविटी का मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि प्रॉब्ली एक वॉर की सिचुएशन है, इस वजह से लोग पैनिक कर रहे हैं। अब आप जो बात कर रहे हैं, डेफिनेटली हमने क्रूड ऑयल जो है वो एक सेफ जगह पे, हमने थोड़ी सी हमें एक्सपोर्ट उसमें ज्यादा पड़ेगी हद से, लेकिन हम अपने ऑल्टरनेटिव्स प्लान कर रहे हैं। इन्फ्लेशन के नंबर्स को अपकमिंग डेज में आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि अगर हमारा पेट्रोल बढ़ता है और रैपिडली बढ़ता है तो हमारी इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ेगा। डेफिनेटली हमारे जो सीपीआई के नंबर्स हैं, इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, वो बढ़ जाएंगे।
इन्फ्लेशन के नंबर्स बढ़ेंगे तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड हमारी मॉनेटरी पॉलिसी से भी हो जाएंगी चीजें, एंड देन दे विल डैमेज द स्टॉक मार्केट एज अ होल। ऐसी है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले तो ये चीज़ है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि अभी एटलीस्ट जो सिचुएशन चल रही है, जो मॉनेटरी पॉलिसी आगे आएगी उसके अंदर शायद रेट्स अनचेंज रहें, शायद रेट्स के अंदर कोई चेंजिंग ना आए फॉर नाउ जो आ रहे हैं। उसके अलावा अभी जैसे हम सेक्टर्स के अंदर स्टॉक्स को भी देख रहे हैं, तो उनके अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं, जैसे ओजीडीसी है, अटक रिफाइनरी है, ये जितने भी स्टॉक्स हैं, इनके अंदर सेंटिमेंट उस तरह नेगेटिव नहीं है, क्योंकि जितना भी रिटेल इन्वेस्टर है जो कि ज्यादा बाइंग कर भी रहा था, वो इस एस्पेक्ट से आए हुए हैं कि दे हैव टू बाय द डिप, और उस बिकॉज दे हैव टू बाय द डिप, तो उसकी वजह से हमने बाइंग भी देखी है, जिसकी वजह से हमने केएसई 100 को कुछ पॉइंट्स गेन करते हुए भी देखा है। तो मेरा ख्याल है जो नेगेटिव एलिमेंट था वो काफी हद तक निकल चुका है, और लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो प्रिवेल कर रहा है, लेकिन काफी हद तक वो निकल चुका है, और अब यहाँ से एक पॉजिटिव आउटलुक ही है आगे ऑलमोस्ट हर सेक्टर की जो कंट्रीब्यूट कर रहा है केएसई 100। बिल्कुल ठीक है, मुझे मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि हमने जब देखा मंडे को मार्केट पे एक सेलिंग प्रेशर देखा, मार्केट ने बहुत ज्यादा पॉइंट्स वाइप ऑफ कर दिए, 10% डिक्लाइन हो गई मार्केट, तो हमने उस दिन का अगर हम डेटा देखें तो इंडिविजुअल्स बाय कर रहे थे एंड फंड्स ही आई थिंक एक ओवरऑल सेलिंग पर था। अदर देन दैट जितने भी इंस्टीट्यूशन थे वो बाय कर रहे थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इंडिविजुअल्स ने भी अगले दिन बेचा। डेफिनेटली जो चीज़ उन्हें एक दो दिन में उन्होंने इससे प्रॉफिट टेकिंग की, उन्हें कोई चीज़ सस्ती मिली तो उन्होंने उस पर कैपिटलाइज किया, प्रॉफिट बुक किया। अब हम देखते हैं कि वापस एक नेगेटिविटी नजर आती है पॉइंट्स के हवाले से, तो मार्केट अपने कुछ लेवल्स को वापस टेस्ट कर रही है। क्या अब ये सेंटिमेंट वापस बिल्ड नहीं हो जाएगा कि क्योंकि मार्केट का एक नीचे का लेवल बार बार टेस्ट हो रहा है, तो अगर मार्केट ने ये ड्रिल कर दिया तो मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में चली जाएगी, तो हो सकता है लोग अपना कैश ना डालें एंड लिक्विडिटी मार्केट में थोड़ी सी कम हो जाए। देखिए, अगर आज का फिबीलिटी भी अब आ चुका है, तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बाइंग आई हुई है आज भी इंडिविजुअल की साइड से, और अच्छी खासी बाइंग आई हुई है। तकरीबन अराउंड $11 मिलियन की बाइंग आई हुई है, जो कि आई थिंक सॉरी 6.85 मिलियन डॉलर की बाइंग आई है, और फंड से भी $21 मिलियन का माल बाय किया। जो सेलिंग साइड पे था, जो बैंक था $24.50 मिलियन का, तो आज भी इंडिविजुअल्स ने बाय किया है, और उनको लगता है कि मार्केट आगे चल के बेहतर हो जाएगी। अब जो मेन नेगेटिव सेंटिमेंट पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर प्रिवेल कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ वॉर का कर रहा है, और सारी चीजें कनेक्टेड हैं। अगर आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, क्रूड ऑयल का महंगे होने से सारी कनेक्टेड है, और क्रूड ऑयल का महंगा होना वॉर से कनेक्टेड है। तो वॉर भी कहीं ना कहीं जाके खत्म होगी, इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते नहीं, तो 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद वॉर को खत्म होना है, वो कंटिन्यू नहीं चल सकती है। ठीक है, तो हमें तो ऐसा लगता है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस वीकेंड या फिर विद इन नेक्स्ट वीकेंड जो है वो हमें कोई पॉजिटिव न्यूज मिल जाएगी वॉर से रिलेटेड, कि भाई सारी चीजें हो रही हैं, सीज फायर हो रहा है, और फिर टेबल टेबल में बैठकर बात हो रही है। तो इसलिए हमें पॉजिटिव ही रहना चाहिए मार्केट के अंदर। और जब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो ऐसी ही मार्केट के अंदर जब सारे फेयर के अंदर होते हैं, लोग घबराए हुए होते हैं, लोग टेंशन में होते हैं, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज आते हैं, स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के अंदर फुल सन्नाटा छाया हुआ है। पहले तो रमजान की वजह से, और दूसरा प्रेशर इतना ज्यादा है कि कोई भी इन्वेस्ट करने से डर रहा है, और जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो तो काम ही नहीं कर रहे, तो मार्केट देख भी नहीं रहे। तो जब ये वाली सिचुएशन होती है, तभी वो टाइम होता है जहां पर आप अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाते हैं। अगर आप पहले देखते हैं कोविड के अंदर, तो कोविड के अंदर भी आवाम बाय नहीं कर रही थी, वो डरी भी थी, सेंटिमेंट जो है वो पूरा नेगेटिव था, सब प्रेशर के अंदर थे, सब 2008 को याद कर रहे थे, भाई 2008 में जैसा हुआ था वो हो सकता है 2020 के अंदर। लेकिन आपको पता है वहां से कितना रिटर्न दिया। उसके बाद जब पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की न्यूज थी, तब भी यही था, और वी वर पॉजिटिव कि मार्केट चलेगी, और उसके बाद नए हाई दिखाए। तो अभी भी हमें ये लगता है कि एक्सट्रीम हो गया है। अगर करेक्शन ड्यू होती भी थी, तो वो 10-15 हजार 20 हजार पॉइंट तक की डी होती, तो वो स्लो डी होती, वो विद इन अ डे, विद इन अ 2 डे, इस तरह की करेक्शन मैंने पहली बार देखी। विद एक दिन के अंदर 15,000 पॉइंट गिरना, मतलब 10% गिरना, वो बहुत ही एक्सट्रीम हो जाता है। और ऑलरेडी अगर देखें तो 191 से 151 तक का आ गई, 40,000 पॉइंट निकाल दिए मार्केट ने, तो बहुत एक्सट्रीम हो चुका था ऑलरेडी। तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है जहां पर लोग डरे हुए हैं। अच्छा मुझे आपने कहा कि लिपी फिफ्टी का डेटा आ गया, आपने कहा जो इंडिविजुअल्स है वो भी बाय कर रहे हैं, फंड्स भी बाय कर रहे हैं, वो बाइंग किन सेक्टर्स में कर रहे हैं? और अगर आप उसको ब्रेक डाउन करें तो उन सेक्टर्स की कौन सी कंपनीज होंगी जिसमें वो बाइंग करके जा रहे हैं, और आप नेक्स्ट वीक में उनमें मोमेंटम देखते हैं कि उसमें कुछ गेन मिल सकता है? देखिए, जो भी मैं देख रहा हूँ ना, उसके अंदर सीमेंट सेक्टर में बाइंग हुई है, फर्टिलाइजर सेक्टर में बाइंग हुई है। सीमेंट सेक्टर का मैं बता दूं कि कोयल के जो रेट्स है वो इंक्रीज हुए थे, लेकिन परसों के दिन 8% के करीब कोयले के रेट गिरे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो हो सकता है कि हमें सीमेंट सेक्टर आने वाले हफ्ते के अंदर चलता हुआ दिख जाए। और सीमेंट सेक्टर चलना, मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज की भी इंडिकेशन कर रहा है सीमेंट सेक्टर, कि जो है वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़े, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने का जो डायरेक्टली नेगेटिव इम्पैक्ट आता है वो सीमेंट सेक्टर को भी आता है, क्योंकि सीमेंट सेक्टर के अंदर कंपनी के पास ज्यादा डेट लिया हुआ होता है सीमेंट सेक्टर ने। तो हो सकता है कि इसका भी हमें पॉजिटिव मिल जाए, कि या तो इंटरेस्ट रेट ना बने या कम हो जाए, या अनचेंज रहे, यू नेवर नो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट रेट के अंदर कोई खास हलचल इस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर नहीं देखी जाएगी।
और बैंक्स के अंदर भी बाइंग आई है अच्छी खासी इंडिविजुअल्स की तरफ से। बाकी फंड ने बैंक सेल किया है और अदर्स ने बैंक्स बाय किया है। बिल्कुल ठीक है। साथ में आपकी तरफ वापस आता हूँ। आईएमएफ की वर्चुअल टॉक्स हो रही है पाकिस्तान से। वहाँ पे हम किन नंबर्स पे स्टैंड करते हैं आईएमएफ के साथ हमारा, क्योंकि हम मैक्रोस की भी बात करते हैं, आप हमेशा इस चीज़ को कवर करते हैं एंड हमारे लिए तो आईएमएफ इम्पोर्टेंट है। तो वॉर सेट के अगर हम बेसिकली अपने नंबर्स की बात करें तो आईएमएफ प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, कोई इश्यूज, कोई जो हमारे जो लेट्स से सिक्योरिटी कंसर्न्स थे आईएमएफ को, वो तो इसलिए मूव आउट कर गए थे। बट अदर देन दैट नंबर्स की साइड पे हम किस तरह हैं? अच्छा, नंबर्स की साइड पे थोड़ा सा हम इसको वाइड एस्पेक्ट के साथ देखते हैं। एक तो आईएमएफ की टीम जब पाकिस्तान आई थी तो उसके अंदर जो डिस्कशन हुई है उसके अंदर तो ये है कि नए कोई टैरिफ्स नहीं लगेंगे, कोई एनर्जी टैरिफ्स नहीं लगेंगे। इससे जो हमारी कंपनीज हैं उनको भी ऑफ कोर्स रिलीफ तो मिलेगा ही, लेकिन अगर हम लार्जली नंबर्स की तरफ देखें तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनको हमने देखा है कि वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं। ये सारे एक इंडिकेटर्स होते हैं किसी भी कंट्री या इकोनॉमी के लिए कि वो कितनी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है इवन इन द करंट सिनेरियो। तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो 87 मिलियन डॉलर्स मजीद बढ़ गए हैं और 16.36 बिलियन डॉलर्स हैं जो कि सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास हैं। अगर हम कमर्शियल बैंक्स के रिजर्व साथ काउंट करते हैं तो वो टोटल ऑलमोस्ट 24.3 बिलियन डॉलर्स के करीब पहुंच जाते हैं। तो इस तरह मैक्रोस के नंबर्स भी हमारे ठीक है। और हमारी जो सीमेंट की, जैसे अभी मोइज भाई बात कर रहे थे कि जिसके अंदर आगे हम रैली अभी देख सकते हैं, तो सीमेंट की डिस्पैचेस भी हमारी 12.5% जो है वो इंक्रीज हो चुकी है फरवरी में। इसी को अगर हम लास्ट ईयर देखें तो 3.72 मिलियन टन्स थी लास्ट ईयर, तो उसमें भी एक 12.5% का इंक्रीज है। लेकिन वैसे हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल गिरी हैं, लेकिन अभी जिस तरह गवर्नमेंट प्लान कर रही है आगे 16 बिलियन डॉलर्स तक हमारी जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाना है और जो टैरिफ्स है उनको कम करेंगे तो ऑफ कोर्स लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी। तो जितने भी इंडिकेटर्स हैं नंबर्स वाइज वो सारे सेफ एंड साउंड हैं, अच्छे हैं। और उसी की वजह से जो आईएमएफ की मीटिंग है वो भी ठीक ही रही है। कोई ऐसी डिमांड या कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी वजह से हमें कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस मजीद लेने पड़ेंगे। अच्छा, आपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात की है। अगर ऑयल बढ़ता है तो हमारे रुपये पे जो है प्रेशर आएगा, और अगर हमारे रुपये पे प्रेशर आता है तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के लिए ठीक नहीं है, वो प्रॉब्लम कर सकता है। उसको किस तरह देखते हैं, वो किस तरह हैंडल करेगा पाकिस्तान, एंड देन मूविंग फॉरवर्ड हमारे रिफॉर्म्स, हमारा टैक्स शॉर्टफॉल, इन सब चीजों को किस तरह एड्रेस करेंगे मूविंग फर्दर? जी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होते हैं ना उनको इम्पैक्ट ये ऑयल प्राइसेस भी कर सकती हैं और इकोनॉमी के इंटरनल भी काफी चीजें होती हैं जिनकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गवर्नमेंट की स्पेंडिंग किस तरह की है, किस तरह के एक्सपेंसेस हैं, किस तरह के उसके डेट प्रिंसिपल्स हैं, सारी चीजें मैटर करती हैं कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितने टाइम तक स्टेबल या इंक्रीज रह सकते हैं। बट उसके लिए ऑफ कोर्स ऑयल प्राइसेस जैसे बढ़ी हैं, तो जैसे मैंने आपसे शो के स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि कोई भी इकोनॉमी होती है या कोई भी कंट्रीज होती हैं वो ज्यादा देर तक ग्लोबल ट्रेड को या ऑयल को रोक नहीं सकती। एवरीवन हैज टू मूव टू एन ऑल्टरनेटिव। जिन्होंने ऑयल एक्सपोर्ट करना है, बेचना है, उन्होंने भी किसी को देना है, दे हैव टू फाइंड एन अल्टरनेटिव। और जिन्होंने लेना है उन्होंने भी कोई अल्टरनेटिव निकालना है। और फॉर दैट मुझे ऐसा लगता है कि ये जितनी भी प्रॉब्लम अगर ऑयल को लेके भी हो रही है ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं करेगी। एवरीवन विल मूव टू एन अल्टरनेटिव। एक्सपेंसिव होगा बट अगर ज्यादा देर तक ये प्रॉब्लम रही, अल्टरनेटिव की वजह से हमारे जो रिजर्व्स हैं ऑयल के वो भी 28 दिन के अभी सब कह रहे हैं, लेकिन वो भी इंक्रीज कर देंगे क्योंकि वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रिसीविंग ऑयल्स। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और रुपये भी हमारा स्टेबिलिटी की तरफ ही जा रहा है अगर हम पिछले 2-3 महीनों से देखें अगेंस्ट डॉलर। सो यस। बिल्कुल ठीक है। मुइज, मुझे बताएं कि आप इस सिचुएशन से वाकिफ हैं। कोई ढकी छुपी चीज नहीं है कि लोगों की जो इस वक्त सिचुएशन है, इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, स्कैल्प करते हो, स्विंग करते हो, रिगार्डलेस कोई भी कैटेगरी में काम करते हो, एज लॉन्ग एज देयर पार्टिसिपेंट्स एंड एक्टिवली वर्किंग इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, दे आर स्टक। व्हाट डू वी डू? जी, बिल्कुल। इस स्ट्रेटजी में किस तरह आप उन्हें एडवाइस करेंगे? क्योंकि जब मार्केट एक सर्टेन लेवल को बार बार आके टेस्ट करती है तो शायद बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि ये अगर ड्रिल हो गया, मार्केट बियरिश हो गई, हमारे हाथ में कंपनीज रह जाएंगी। कुछ कंपनीज, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, बहुत कम लोग होते हैं जो, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जो बुलिश मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। सब लोग बुलिश होते हैं, सब लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। सो लेट्स बी प्रैक्टिकल कि सबके हाथ में जो कंपनीज है ट्रेडिंग वाली ही है। अब किस किस तरह आप उन्हें स्ट्रैटेजीज बताएंगे, कौन कौन सी कंपनीज है जिससे एग्जिट कर सकते हैं, वो बताएं। देखिए, जो पुराना इन्वेस्टर है अभी ना, जिसने 2019 से 2018 से इन्वेस्ट किया हुआ है, मतलब 2015 की रैली के अंदर आया था और उसके बाद उसने डाउनफॉल देखा अच्छा खासा, और उसके बाद भी स्टिल इन्वेस्टेड रहा, तो उसको तो पता है कि ऐसी मार्केट के अंदर ही आप बाय करते हैं और होल्ड करते हैं। जो हमारे पुराने इन्वेस्टर्स हैं, मेरे पास तो बहुत सारे पुराने इन्वेस्टर की कॉल भी नहीं आई अब तक, क्योंकि उनको पता है कि भाई यही मार्केट है, बाय करते हैं, बस उससे जो है वो डिपॉज़िट करते हैं और बाइंग करते हैं। जो नए इन्वेस्टर आए हैं, जो 1 साल के अंदर आए हैं, जो तेज़ी देख के आए हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वो ये पहली बार देख रहे हैं कि मार्केट इतनी ज़्यादा गिर गई है, तो अब क्या करें? तो सिंपल, अगर मैं मार्केट के अंदर आइटम के बारे में बता दूँ आपको, तो जो मेन आइटम है, जो आपने कचरा लिया हुआ है, जिसके अंदर ये रैली आपको पता है बहुत चली थी, यूनिटी फूड्स बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था, टीपीएलपी नीचे आ गया था।
इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ट्रीट बैटरी है, ट्रीट ने अच्छा हाई लगाया था, वो नीचे आ गया। जितने भी कचरा शेयर है या पेनी स्टॉक्स अगर आप रख लें, तो वो सारे शेयर्स जो है बहुत ज़्यादा नीचे आ गए। और इस रैली जो अभी चली है 5-5 हज़ार पॉइंट 2 दिन, ट्यूसडे और थर्सडे को, उनके अंदर भी अच्छी खासी रिकवरी इन कुछ शेयर्स के अंदर हमें नहीं देखने को मिली, जो मार्केट के मेन आइटम है। इनके अंदर देखने को हमें मिलनी चाहिए थी। अगर मिलती तो पॉजिटिव इंडिकेशन होता उन शेयर्स के लिए, लेकिन वो नहीं मिली। तो अब अगर हम देखते हैं कि कौन-कौन से शेयर्स हैं जिनके अंदर आप मूव कर सकते हैं। अब आपके पास तो बहुत सारे शेयर होंगे, उनके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन जिनके अंदर आप मूव कर सकते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। कि सबसे पहले तो मेरे हिसाब से रिफाइनरी सेक्टर के अंदर आपने बाइंग करनी है, जिसके अंदर अटक रिफाइनरी सबसे टॉप पर है। सेकंड नंबर पर सिनर्जी के अंदर आप बाइंग कर सकते हैं। इसके बाद ऑयल सेक्टर में ओजीडीसी, पीपीएल बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रांग है, इनके अंदर आप बाइंग कर सकते हैं। और क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिशियरी भी है अगर क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंक्रीज होता है तो। इसके बाद अटक पेट्रोलियम, क्योंकि अर्निंग्स बहुत ज्यादा सॉलिड है और गिरा भी नहीं है, जो डाउनफॉल है उसके अंदर इतना ज्यादा गिरा भी नहीं है, तो अटक पेट्रोलियम के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हपको है, नीचे मिल रहा है, मुझे लगता है कि वो अच्छी रिकवरी दे जाएगा, कि 200 से नीचे चले गया था और आज 207 के अराउंड है। मतलब आज मार्केट गिरी, उसके बाद भी 207 रुपए के अराउंड बंद हुआ है, तो हपको के अंदर आप बाइंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो नेशनल फूड थोड़ा स्ट्रांग है, अगर फूड सेक्टर की हम बात करते हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे शेयर्स मिल जाएंगे। अच्छा हाँ, सेंचुरी पेपर है, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी अर्निंग्स मुझे लगता है कि बेहतर आने के चांसेस हैं इस क्वार्टर के अंदर जो रिजल्ट आएगा। एसजीएफ है, सर्विस ग्लोबल फुटवेयर, गिर गया है, लेकिन बाय करना बनता है, क्योंकि अच्छी रिकवरी इसने कल परसों के दिन जो है वो दे दी है इसने। इसके बाद जो हमारे पास शेयर है उसके अंदर निषाद मिल पर्सनली अच्छा लगता है, क्योंकि निषाद पावर और निषाद चुनिया पावर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नॉन चुनिया वो हम रिकमेंड नहीं करते, लेकिन निषाद मिल के अंदर आपने बाइंग करनी है। तो ये कुछ शेयर्स हैं जिनके अंदर आप बाय करके काम कर सकते हैं। और फार्मास्यूटिकल के अंदर बीएफ बायो इतना नहीं गिरा है, तो बीएफ बायो स्टिल स्ट्रांग, उसके अंदर भी आप इन्वेस्ट करके काम कर सकते हैं। अगर आपने ठीक है, कोई मुझे ऐसा एक शेयर चीज रखा है जो नहीं बढ़ा है, तो वो आप शिफ्ट कर सकते हैं इनके अंदर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज आपने बताई इधर कि हमारे ऑयल सेक्टर बेनिफिशियरी होती है अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑयल पड़ता है, किस तरह बेनिफिशियरी होता है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, ये ओजीडीसी और पीपीएल का जो मेन बिजनेस है वो एक्सप्लोरेशन का है ना, तो ऑयल एक्सप्लोर करते हैं। और अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रेट ज्यादा होगा, तो यहाँ पर जो कंपनीज है उनको भी ये महंगा से सेल करेंगे ऑयल, तो इस वजह से डायरेक्ट इनको प्रॉफिट बढ़ जाता है, प्रॉफिट मार्जिन इनके इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि कॉस्ट तो आपकी निकालने की, एक्सप्लोर करने की सेम ही रहती है, बट जब आपको प्रोडक्ट महंगा हो जाता है तो ऑब्वियसली आपके प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। साथ स्टेट बैंक ऑफ गवर्नर स्टेट बैंक ने भी कहा था कि जो हमारा ग्रोथ रेट है वो 3.75 से 4%, 4.5% तक शायद हम अचीव कर सकते हैं। आपको लगता है मूविंग फॉरवर्ड हमें क्या क्या डिफिकल्टीज हो सकती हैं इस ग्रोथ रेट को अचीव करने के लिए, और अगर हम कर लेते हैं तो स्टॉक मार्केट पे वो किस तरह चीजें इम्पैक्ट करेगी? अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर हमारे जितने भी मैक्रोज और नंबर्स हैं वो सारे इंटैक्ट हैं। एंड दिस वाज द वन ऑफ द वेरी रीजंस कि पहले भी जो हमारे इंटरेस्ट रेट्स थे वो अनचेंज रहे थे। इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज करने की एक रीजन ये भी थी कि जो मैक्रोज हैं और नंबर्स हैं और जिस तरह वो इन्फ्लेशन को वो मेजर कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से 4.5 से 5% की वो इन्फ्लेशन जो कह रहे हैं जो है, तो उनके हिसाब से ये कंट्रोल्ड है और इसीलिए आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी भी अनचेंज रहेगी। बट सिंस पाकिस्तान को जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी काफी ज्यादा मिल रही है, हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आगे वाली आउटलुक जो है वो ग्रोथ की तरफ ही है और केएसई 100 की तरफ इसका पॉजिटिव इंपैक्ट ही आएगा। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें कि बहुत सी पॉजिटिव आउटलुक और बहुत सी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इस टाइम फ्रेम के अंदर भी हुई हैं, जिसके अंदर ये यूएस ईरान की प्रॉब्लम्स चल रही थी और भी बहुत सी चीजें थी, जिसकी वजह से उनका इफेक्ट हम केएसई 100 पे नहीं देख सके, जिसमें पाकिस्तान के रिजर्व्स बढ़े, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ी, कुछ प्रोजेक्ट्स बढ़े, चीजें हुई, लेकिन उनका हमने इफेक्ट केएसई 100 पर अभी तक नहीं देखा। तो मेरा ख्याल है जैसे कि सेंटिमेंट अब्सॉर्ब हो चुका है, ये जितनी भी पॉजिटिव न्यूज़ेस हैं, आउटलुक्स हैं, इनका इम्पैक्ट केएसई 100 पे हम देखेंगे आने वाले टाइम्स के अंदर। तो ये एक फैक्टर है। यस, बिल्कुल ठीक है। जैसे साथ आपने बोला कि बहुत सारी चीजें केसी 100 पे इम्पैक्ट नहीं की थी, उसमें से एक रीजन पाक अफगान वॉर भी है। हम ऑलरेडी जंग में हैं और जिस जंग की हम हमेशा बात करते हैं उस जंग के हम हिस्सा नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द प्रिवेलिंग थ्रेट्स एज वेल। हमने पॉजिटिव नंबर्स की तो बात कर ली, बट जो प्रॉब्लम अभी परसिस्ट करती है, लेट्स से दिस सिचुएशन गेट्स ओवर, ईरान और यूएस कोई टेबल टॉक पर आ जाते हैं, पाकिस्तान उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व अफगान के साथ है, जहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट्स भी हैं, हमारा बॉर्डर भी कनेक्टेड है, हमारे पास रीजनल प्रेशर और थ्रेट्स भी हैं। ये कितना डैमेज करेगा हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को, हमारी कंपनीज को, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को, इवन स्टॉक मार्केट? जब भी किसी भी जी 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 बिल्कुल ऐसी है। वही अगेन बात है ना, बीट पॉजिटिव और बीट नेगेटिव फॉर पाकिस्तान वाज अ लिटिल बिट इग्नोर्ड बिकॉज ऑफ द बिगर पिक्चर दैट every investor was looking at. But then when the bigger picture solves, everybody would start looking at the smaller picture too.
And Yeah, exactly. we just cannot call it smaller because then we are directly involved here. नॉट एट ऑल, उसकी यही बात है। मैंने भी देखे जब कोई भी कंट्रीज आपस में, किसी भी कंट्रीज के आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है या प्रॉब्लम होती है, तो उसके अंदर बेनिफिशियरी दोनों कंट्रीज को फायदा नहीं हो रहा होता, उसका नुकसान ही होता है। और कभी भी अगर कोई कंट्री जंग जीत भी रही है या कोई कंट्री हार भी रही है, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर खराब ही पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड इट्स द टैक्स पेयर्स मनी एंड इट्स द कंट्रीज रिजर्व्स जो कि लग रहे होते हैं जंग के अंदर। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है, वी वेरी होप कि ये एस्केलेट ना करे, और मेरा नहीं ख्याल कि अभी ज्यादा एस्केलेट करेगी जिस तरह सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाया जा रहा है। बट ऑफ कोर्स यस, दिस इज वन रीजन कि अगर ये चीज एस्केलेट करती है तो उसका केसी यूनिट पे एक इफेक्ट आएगा। बट कंपेयर टू दैट, वी आर वेल विद नंबर्स, वी आर वेल विद the growth, we are well with the reserves, we are well with the stability of the rupee, we are well with the exports। even जो हमारे exports के numbers हैं वो बढ़ रहे हैं, हमारे sector wise भी exports बढ़ रही हैं, और इस सब के साथ हमारी आगे भी ग्रोथ आउटलुक जो है वो इन्हीं नंबर्स की वजह से बेहतर नजर आ रही है। सो आई डोंट थिंक देयर इज नथिंग बिग टू वरी अबाउट। बट यस, गवर्नमेंट को कुछ रिफॉर्म्स लेने पड़ेंगे अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को ईज देने के लिए, ऑफ कोर्स। सर आपका क्लोजिंग रिमार्क चाहिए होगा पूरी सिचुएशन पे, कंपनीज पे, एंड देन फिर मैं मुझे से क्लोजिंग रिमार्क लूंगा। जी, मैं इसमें दो चीजें ऐड करूंगा। एक तो ये है कि आने वाले टाइम के अंदर मेरा ख्याल है अभी ऐसा टाइम आ चुका है कि बाइंग करनी चाहिए, और जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी थोड़ा सा देख के बाइंग करनी चाहिए। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बाइंग कर रहे हो ज्यादा, या जहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा हो फंडामेंटली ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर, उनके अंदर ही जाना चाहिए। मैं कुछ स्टॉक्स भी रेकमेंड करूंगा जो इन्वेस्टर्स जिनकी तरफ नजर रख सकते हैं। इवन अगर आप एक ट्रेडर भी हैं तो आप इस पोर्टफोलियो को अपने सामने रख सकते हैं करंट मार्केट सिनेरियो को देखते हुए, जिसके अंदर सबसे पहले तो अगर तो आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि फौजी फूड्स एक ऐसा शेयर है जो आपको एक अच्छा कैपिटल गेन दे सकते हैं आने वाले कुछ टाइम्स के अंदर, अगर आप इसको बाय कर लेते हैं। उसके अलावा टेक्नोलॉजी में एयरलिंक एक ऐसा स्टॉक्स है, इट इज अ विन विन सिचुएशन, डिविडेंड भी देगा, कैपिटल गेन भी दे सकता है। इसके साथ पीएसओ को हमने जिस तरह बढ़ते हुए देखा, काफी लोग हैं जिन्होंने बाइंग की पीएसओ के अंदर, दे वर स्मार्ट इनफ, उनको कुछ गेन मिला, अभी भी बाइंग कर सकते हैं। मोइज ने रिकमेंड किया ओजीडीसी फार्मा के अंदर, आई वुड रिकमेंड सिटी फार्मा, बिकॉज सिटी फार्मा अभी फार्मा सेक्टर के अंदर भी है। लेटेस्ट न्यूज भी आई है कि ये एक नया आईपीओ लेके आ रहे हैं अपना 1 से 1.2 बिलियन के करीब का, जिसके अंदर ये वेटरनरी सब्सिडरी एक कंपनी है जिसका आईपीओ ये लेके आ रहे हैं, और साथ में ये रीट के अंदर भी जा रहे हैं। तो अगर एक कंपनी अपने सेक्टर के अलावा डाइवर्सिफाई भी कर रही है अपने आप को, तो आई थिंक उसको आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए रख सकते हैं। इसके अलावा बैंक्स के अंदर आई वुड रिकमेंड फैसल बैंक, डिपॉजिट्स बने हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आप रख के इसके ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए भी कर सकते हैं। तो ये मेरा पोर्टफोलियो होगा। रिफाइनरी के अंदर आई वुड चूज अटक रिफाइनरी। तो दिस इज माय पोर्टफोलियो जिसको आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है मुझे, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। मेरा एक सवाल है सिटी फार्मा को लेकर साथ है, एंड देन फिर मैं आपके पास आता हूँ। सर आपने बोला सिटी फार्मा की सब्सिडी आ रही, बिल्कुल आ रही। सिटी फार्मा ने जब अपनी जब खुद आईपीओ किया था एंड जब पैसे रेस किए थे, तो उन्होंने अपनी आईपीओ में बताया भी था कि वो हॉस्पिटल के लिए भी कुछ प्रोजेक्ट के लिए रखेंगे फंड्स वगैरह, बट देन वो हमने कभी प्रोजेक्ट होते हुए देखा नहीं, या वो नजर नहीं आया, मैनेजमेंट ने कुछ एक्टिवली कुछ बताया नहीं। इसमें भी इस तरह की चीजें मेंशन है, तो कितना एफिशिएंट होगा, कितना ट्रस्ट है लोगों का सिटी फार्मा पे इन टर्म्स ऑफ कि उसकी सब्सिडी आती तो लोग उसको लेंगे भी, और वो एज अ कंपनी के लिए बड़ा बेनिफिशियरी होगा। कंपनी ने रिसेंटली अपनी जो अर्निंग्स है उनके अंदर एक पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया, कंपनी ने अपने डिविडेंड्स के अंदर भी बेहतरी दिखाई है। प्लस ये कि कंपनी के रिसेंटली जो उन्होंने चाइना से अपनी चीप एपीआईज इंपोर्ट करनी शुरू की है, दिस मींस दैट द बिजनेस इज ऑलरेडी इनटू एक्सपेंशन और ऑलरेडी एग्जीक्यूटिंग थिंग्स बेटर फॉर द इन्वेस्टर्स एंड फॉर द बिजनेस एज वेल। तो मेरा ख्याल है पहले अगर इन्होंने कुछ ऐसी चीजें कही थी जो एग्जीक्यूट नहीं हुई, करंट सिनेरियो डिफरेंट है, कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है, और उसके साथ में अपने प्रोडक्ट्स के अंदर भी वो रॉ मटेरियल सस्ते इंपोर्ट करिए ताकि ऑफ कोर्स अपना एक मार्केट कैप वो बेहतर बढ़ा सके। प्लस हमने सिटी फार्मा में फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर वॉल्यूम्स भी लगते देखे रिसेंटली, तो इन्वेस्टर्स का भी एक कॉन्फिडेंस इस कंपनी के ऊपर बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ठीक है मुझे साथ में वी आर वेल विद नंबर्स, बट सवाल मेरा है फॉर हाउ लॉन्ग। अगर पाक अफगान एक टेबल टॉक पर नहीं आते तो हमारे सीमेंट और फार्मा जो दोनों आपने सेक्टर्स और कंपनीज बताई, वो कितना इफेक्ट ले सकते हैं? देखिए आपकी इनिशियली closing अगर remarks। अब मुझे लगता है कि जो पाक अफगान है, इवन यूएस ईरान है, वो साइड टेबल टॉक पर आ जाएंगे और बातचीत 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता खत्म होनी है इन चीज को, ये प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते, क्योंकि अफगानिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, पाकिस्तान के पास है अगर पाक अफगान को देखते हैं, और यूएस ईरान के अंदर भी, क्योंकि पूरी दुनिया पूरा वर्ल्ड इम्पैक्ट कर रहा है यूएस ईरान की वजह से, तो वो सारी चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी, कूल डाउन हो जाएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता लग सकता है।
तो मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और राइट नाउ जो भी बंदा आएगा पैसा लेके वो इन्वेस्टर ही आएगा और वो इन्वेस्ट करने ही आएगा, क्योंकि जितना भी ट्रेडर है वो सारा स्टक हो चुका है। बहुत कम ट्रेडर होगा जिनके नए अकाउंट खोले होंगे, वो उनके पास कैश होगा, लेकिन वो भी अगर आएंगे तो जैसे हमने मंडे को देखा, मंडे को बाय करेंगे और ट्यूजडे को सेल कर देंगे अगर उनको 5-10% का प्रॉफिट विद इन 2 डेज और 3 डेज मिल गया, जो कि अच्छी बात है अगर ट्रेडर है। और जो इन्वेस्टर जिसके पास अभी भी कैश होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ बाय करेगा तो 6 महीने साल के लिए बाय करेगा, क्योंकि इतनी चीप वैल्यूएशन उसको पता है अगर उसने यहाँ पर बाइंग कर ली तो पॉसिबल है यहाँ से 5-10% नीचे आ जाए, लेकिन जब उसको वो अपर साइड हम देखते हैं तो वो 50% का भी गेन एक साल के अंदर अचीव कर सकता है इन्हीं शेयर से। इसी स्टॉक मार्केट से 50% का गेन भी आप एक साल बाद अचीव कर सकते हैं जब सारी चीजें सेटल डाउन हो चुकी होंगी। तो मेरे हिसाब से इन चीजों के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। सोचना तो चाहिए ऑब्वियसली, आपका पैसा लगा हुआ पोर्टफोलियो है आपका, लेकिन इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। आप इसको अपनी चीज के अपनी जो सोच के ऊपर सवार नहीं करना चाहिए। आपने आपने जस्ट देखना है कि भाई वो चल रही है, वो साइड में चलती रहेगी, गवर्नमेंट उसके ऊपर काम कर रही है और सूनर और लेटर वो सॉल्व हो जाएगा इशू। आपने देखना है अपने पोर्टफोलियो की तरफ, अपने स्टॉक मार्केट की तरफ, अपने पैसे की तरफ कि भाई आपने किस तरह से कितना स्मार्टली आपने इन्वेस्ट करना है। तो मेरे हिसाब से तो यही मशवरा होगा कि आपने सिर्फ देखना है स्टॉक को और न्यूज को भी साथ साथ देखना है। आपको पता है कि अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शॉर्टर टाइम के जो अप डाउन है उससे आपने घबराना नहीं है। अगर शॉर्टर टाइम के अंदर एक और 15,000 पॉइंट भी गिर जाते हैं तो आपके लिए वो एक और अपॉर्चुनिटी होगी। आप एक और अपॉर्चुनिटी समझे, वैसे गिरना मुश्किल है मेरे हिसाब से, लेकिन यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर गिर जाते हैं तो भी आपने उसको एज ए अपॉर्चुनिटी ही लेना है, तब जाके आप स्टॉक मार्केट से विद इन अ ईयर और 2 इयर्स 50-60% या फिर 100% के रिटर्न कमा सकते हैं। और शेयर की अगर हम बात करते हैं तो जो मेन मार्केट के अंदर अगर हम चल रहे हैं, जो कि इंस्टीट्यूशनल आइटम है, जिनके अंदर वॉल्यूम अच्छा लगता है, जिनके अंदर फंड की बाइंग आती है, बैंकिंग सेक्टर ऑन टॉप बाय कर सकते हैं आप। इंटरेस्ट अगर इकोनॉमी चल रही है, बैंक की वजह से ही चल रही है। इकोनॉमी नहीं भी चलती, स्लो डाउन होती है, तो बैंकिंग सेक्टर चल रहा होता है, उसकी उसकी जो अर्निंग्स है वो बढ़ रही होती है, कम ज्यादा अर्निंग्स होती हैं, लेकिन स्टिल बैंकिंग सेक्टर आप बाय कर सकते हैं। शरिया कंप्लाइंट के 3 बैंक आती है, मिजान बैंक, फैसल बैंक, बैंक इस्लामी। तो तीनों में से जो आपको सही लगे आप ले सकते हैं, क्योंकि तीनों कम ओपेश अप डाउन सेम रिटर्न ही देंगे मार्केट जब सेटल हो जाएगी। उसके बाद फिर रिजल्ट को किसी ने अच्छा दिया, किसी ने बुरा दिया, तो फिर उसके ऊपर बात होगी। लेकिन जब मार्केट सेटल करेगी अपने आप को, तो तकरीबन कम ओपेश आगे पीछे सेम परसेंटेज वाइज ही रिटर्न होगा बैंकिंग सेक्टर का। इसके बाद रिफाइनरी सेक्टर के अंदर क्योंकि अच्छी कंपनी जो है वो अटक रिफाइनरी है और सिनर्जी है, वो सबसे बेस्ट है। ऑयल के अंदर पीपीएल, ओजीडीसी है, एसएनजीपी आप बाय कर सकते हो, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, अर्निंग्स वाली कंपनी है। इसके अलावा भी फार्मा सेक्टर के अंदर आप बाय कर सकते हैं, जैसे कि साथ ने कहा सिटी फार्मा, क्योंकि इसकी अर्निंग अच्छी आई है और सिटी फार्मा के ऊपर लोगों का ट्रस्ट भी है। क्योंकि पहले जो है वो 30 रुपए के अराउंड पे रुकी होती थी, उसके बाद 100 रुपए, 120, 110 तक गई थी, उसके बाद अब 80-75 के अराउंड पे अपने आप को सेटल कर रही है मार्केट इतनी गिरने के बाद। तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी सिटी फार्मा के अंदर ही बनती है। बीएफ बायो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, गैलेक्सो अच्छा है, हेलियन की सेल्स बढ़ रही है, हेलियन नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करने की तरफ जा रहा है, तो फार्मा सेक्टर को भी आपने नजर में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सीमेंट की, कोयला भी गिरा है, इंटरेस्ट रेट मुझे बढ़ते हुए फॉर नाउ नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ 6 महीने साल बाद हो सकता है कि 50 बेसिस पॉइंट या 1% से बढ़ना शुरू हो जाए इंटरेस्ट रेट, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब सारी चीजें खत्म होंगी तो उसके बाद कोई ना कोई चीज आई होगी, मार्केट स्लो डाउन भी होगी, क्योंकि वंस मतलब एक साथ ही मार्केट जो है पॉजिटिव मोमेंटम के अंदर नहीं चलती। क्योंकि अगर ये तेजी आई है और तेजी रुकी है, वो सिर्फ कुछ वजूहात की वजह से रुकी है, वॉर की वजह से रुकी है, तो उसके बाद वापस से तेजी रुकनी है। और उसकी वजह मेरे हिसाब से अब, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतने टाइम से नहीं बढ़े, तो मुझे लगता है कि फिर जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होंगे। और यूएस भी कब से पीछे बढ़ा हुआ है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो डाउनफॉल आएगा साल बाद, 1.5 साल बाद, वो इंटरेस्ट रेट का आ सकता है। तो वहां पर जो है वो सीमेंट सेक्टर के अंदर इंपैक्ट आएगा। लेकिन फॉर नाउ सीमेंट सेक्टर भी इन्वेस्टेबल है, आप उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लकी सीमेंट है, मैपल लीफ सीमेंट है, क्योंकि मैपल लीफ सीमेंट मर्ज भी हो चुका है, पाइनियर सीमेंट की सेल्स और प्रॉफिट आ जाएंगे इसके बाद, तो मैपल लीफ सीमेंट भी बहुत ज्यादा हमें नीचे मिल रहा है, तो मैपल लीफ सीमेंट के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और के इलेक्ट्रिक मुझे लगता है कि हिडन जैम होगा, छोटे स्लिप के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी आपको अच्छा गेन दे जाएगा। क्योंकि जब 15,000 पॉइंट माइनस थी मार्केट, तो उसने 6 रुपए और तकरीबन 65 पैसे का लो बनाया, और कल के दिन का उसका हाई 8 रुपए 25 पैसे का था। तो आपको देखें 1.5 रुपए तक वो विद इन 3 डेज बढ़ गया, जिसके अंदर 5,000 पॉइंट मार्केट बढ़ी थी। तो वो भी आपको मुझे लगता है कि अच्छा रिटर्न दे जाएगा। यहाँ से 50% से ऊपर का रिटर्न आपको के इलेक्ट्रिक भी दे सकता है। बहुत शुक्रिया मुइज, एंड थैंक यू सो मच साद फॉर ज्वाइनिंग द शो। इस एपिसोड को रैप अप करेंगे इस उम्मीद के साथ कि हमारी मार्केट इंशाल्लाह सेटल हो, हमारी मार्केट बेहतर हो, आप लोग प्रॉफिटेबल रहें, एंड जो लोग फंसे हुए हैं उनको भी एग्जिट का मौका मिले। एंड अगर आपके पास कैश है तो आप ग्रेजुअली नीचे के लेवल्स पे थोड़ी थोड़ी बाइंग भी कर सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।